31 अक्टूबर 1984 सुबह के 9:32 पर एक कार तेजी से दिल्ली के एम्स अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर पहुंची। तुरंत स्ट्रेचर मंगवाया गया और सोनिया गांधी ने गाड़ी से उतारा श्रीमती इंदिरा गांधी को। पूरी तरह से खून से लथपथ इंदिरा गांधी का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था, जिसे देख वहां मौजूद डॉक्टर्स भी घबरा गए। उनके अंतिम पलों की गवाह बनी डॉक्टर स्नेह भार्गव बताती हैं कि उन्हें गोलियों का तो कोई हिसाब ही नहीं लगा कि जितनी गोलियां उन्हें लगी थी। उनके शरीर में बहुत गोलियां थी और कुछ शरीर के आर पार होकर ट्रॉली और जमीन पर गिरी हुई थी। उनके दिल में मामूली गतिविधि दिख रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं थी। हम जैसे उनकी गर्दन से खून चढ़ा रहे थे, वो पेट से बाहर बहे जा रहा था। कुल 80 बोतलें खून चढ़ाने और करीब 4 घंटे तक कोशिश करने के बाद डॉक्टर्स ने श्रीमती इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। पूरे देश में दंगे भड़क उठे। भारतीय क्रिकेट टीम उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने गई थी और इंदिरा गांधी की मौत की खबर मिलते ही खिलाड़ियों की आंखों से आंसू छलकने लगे, लेकिन पाकिस्तानियों ने तालियां पीटकर उनकी मौत का जश्न मनाया। भारत में इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा में 35 लाख लोग इकट्ठा हुए और उनकी मौत से पूरी दुनिया की राजनीति हिल गई थी। लेकिन ये वो आयरन लेडी जिन्हें अमेरिका की नाक के नीचे परमाणु परीक्षण कर भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने का सारा श्रेय जाता है। 1971 की जंग में पाकिस्तान को चींटी की तरह मसलकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी और 1975 में आपातकाल घोषित करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उन्हीं के घर में उनकी हत्या कैसे की गई? उस दिन इंदिरा गांधी ने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहना था? कैसे एक उड़ते हुए बाज को देखकर रची गई थी इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश? और क्या उन्हें अपनी मौत का पूर्वाभास पहले से ही हो चुका था? क्योंकि पिछले ही दिन यानी 30 अक्टूबर 1984 की शाम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित एक सभा में उन्होंने ये कहा था, मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है और किसी चीज पर। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। जानेंगे इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ा दिल दहला देने वाला किस्सा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साल 1980, 3 साल की सियासी जंग, हार और बदनामी झेलने के बाद इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में लौटी। लेकिन ये दौर पहले जैसा नहीं था। इस बार दिल्ली की कुर्सी तो उनके पास थी, लेकिन पंजाब की जमीन उनके खिलाफ खड़ी थी। वहां खालिस्तान आंदोलन भड़क चुका था, जिसकी चिंगारी आजादी से पहले 1929 में मास्टर तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग से लगाई थी। आजादी के बाद 1966 में केंद्र सरकार ने पंजाब में रहने वाले हिंदुओं के लिए हरियाणा राज्य बनाया, पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में जोड़ा और चंडीगढ़ को राजधानी बनाते हुए सिखों को पंजाब राज्य बना कर दिया। लेकिन फिर भी खालिस्तान एक्टिविस्ट शिरोमणि अकाली दल इससे खुश नहीं था। उन्हें लगा कि उनके राज्य को काट कर बांट दिया गया है। बस यही शिकायत धीरे धीरे गुस्से में बदलती गई और 1980 तक वह गुस्सा बंदूक के जरिए बाहर निकलने लगा। इसी उथल पुथल के बीच एक नाम उभरा, जनरल सिंह भिंडारवाले। लंबी दाढ़ी, नीली पगड़ी और शब्दों में जहर। पंजाब के युवाओं के बीच वो धर्म के रक्षक बन गए, लेकिन धीरे धीरे वही रक्षक हथियारों का सौदागर बन बैठा। भिंडारवाले लगातार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपनी पनाह ले रहे थे, जहां गोलियों और ग्रेनेड को छिपाया जा रहा था। दिल्ली तक जब ये खबर पहुंची तो इंदिरा गांधी ने हालात काबू करने के लिए सेना बुलाने का फैसला लिया और लॉन्च हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। 6 जून से शुरू हुए इस अभियान में भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया। हजारों गोलियां चली और कुछ ही दिनों में सैकड़ों जिंदगियां मिट गईं। सेना ने आतंकियों को खत्म किया, मगर उसके साथ ही कुछ सिखों के दिलों में इंदिरा के लिए नफरत का एक जहर घुल चुका था, जो आगे चलकर उनकी मौत का कारण बनने वाला था। जीबीएस सिंधु ने अपनी किताब द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में लिखा है, 7 जून की शाम मैं अपने परिवार
के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब गया था, जहां मैंने गुरुद्वारे के लंगर वाले प्रवेश द्वार के पास प्रदर्शित हो रहे एक प्ले कार्ड यानी पोस्टर को देखा, जिस पर लिखा हुआ था, सिख भाइयों जान लो कि भाई अमरीक सिंह और थारा सिंह को तड़पा कर मारा गया है। अब इस ब्राह्मणी को मारना हर सिख का कर्तव्य बनता है। ये ब्राह्मणी इंदिरा गांधी के लिए गलत शब्द के रूप में प्रयोग किया गया था। इसी से आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ सिख समूह कितने गुस्से में थे। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंदिरा गांधी को चेतावनी दी थी कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सुरक्षा में सिख बॉडीगार्ड्स को हटाना जरूरी है, मगर इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उनका जवाब था, अगर हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं तो अपने ही नागरिकों पर शक कैसे कर सकते हैं। वहीं अपनी मौत से पहले 15 अगस्त 1984 के दिन इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में ये कहा कि आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं, प्रांतीयता के नाम से देश को आघात करते हैं। ये है हमारी कमजोरी। इसके बाद उन्होंने परिवार से कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी अस्थियां हिमालय पर बिखेर देना। उनके बेटे राजीव ने हंसकर कहा, माँ आप इतना क्यों सोचती हैं? लेकिन शायद इंदिरा पहले ही से सब कुछ जान चुकी थी। अक्टूबर 1984 में उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, यदि मेरी हिंसक मृत्यु हो तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, हिंसा हत्यारों के कर्म में होगी, मेरे जीवन में नहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने सोनिया से कहा, मैं सोच रही हूँ कि कश्मीर जाऊं, चिनार के फूल देखना चाहती हूँ। वो राहुल और प्रियंका को लेकर कश्मीर भी गई और 28 अक्टूबर को लौट आई। अगले दिन उड़ीसा में उन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया, अगर मैं आज मरी तो मेरे खून की हर बूंद इस देश को मजबूत बनाएगी। और अपने अंतिम दिनों में उनके इसी स्वभाव को लेकर कई लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी हत्या का पूर्वाभास हो चुका था। अब आई 30 अक्टूबर 1984 की वो काली सुबह, जब मशहूर एक्टर टीवी प्रेजेंटर पीटर उस्तिनोव को उनका इंटरव्यू करना था। इंदिरा ने इस मौके के लिए हल्के केसरिया रंग की काली बॉर्डर वाली सूती साड़ी पहन ली। फिर उन्होंने नाश्ता किया। इस दौरान डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप करने पहुंचे और बातचीत के दौरान उन्होंने एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन इंटरव्यू से पहले मेकअप से परहेज करते थे। और दिलचस्प बात यह थी कि तब इंदिरा गांधी का भी मेकअप चल रहा था। उन्होंने डॉक्टर माथुर से मुस्कुराते हुए कहा कि मैगजीन में झूठ लिखा है, रीगन मेकअप भी करते हैं और कान में एक ईयरपीस भी लगाते हैं। जब किसी मुश्किल सवाल के जवाब में वो अटकते हैं तो बैकरूम में मौजूद उनके सहयोगी जवाब सुझाते हैं और कमरे में मौजूद सभी लोग वहां खिलखिलाने लगे। अब इंदिरा गांधी का घर और ऑफिस दोनों एक ही परिसर में थे, जिनके बीच कुछ कदम का लंबा रास्ता बना हुआ था और इंदिरा का इंटरव्यू ऑफिस में ही होने वाला था। इसलिए उन्होंने आज बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। उन्हें लगा कि कौन सा बाहर जाना है और जैकेट पहनने से वो कैमरे के सामने अच्छी भी नहीं दिखेंगी और अपने सुरक्षा कर्मियों पर भरोसा करना ही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। खैर, कहानी में आगे बढ़े तो 9:15 पर इंदिरा अपने घर 1 सफदरजंग रोड से दफ्तर 1 अकबर रोड के लिए पैदल निकली। इंदिरा आधे रास्ते ही पहुंची। काली सैंडल में उनकी चाल थमी नहीं थी। एक तरफ आंचल लहरा रहा था, दूसरी तरफ उनका लाल कसीदाकारी वाला झोला। पीछे दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल मैडम के ऊपर छाता ताने हुए चल रहा था। उसने कुछ फीट पीछे इंदिरा के निजी सचिव राजेंद्र कुमार धवन, उनके ठीक पीछे चपरासी और एक दारोगा चल रहे थे। इंदिरा अभी लकड़ी के उस छोटे से गेट के पास पहुंची ही नहीं थी कि सामने से दारोगा बेअंत सिंह आया, जो पिछले 9 साल से उनके सुरक्षा अमले का हिस्सा था। कई बार साथ में विदेश भी गया था और इंदिरा गांधी को उस पर भरोसा था। उन्होंने बेअंत को देखा और समझ गई कि अब सरदार जी नमस्ते करेंगे। उन्होंने भी बेअंत के सामने नमस्कार की मुद्रा में हाथ मोड़े, लेकिन इस बार बेअंत ने हाथ मोड़े नहीं बल्कि तान दिए, अपनी सर्विस रिवाल्वर समेत। इंदिरा के पास शायद आधा या 1 सेकंड रहा होगा। वो चीखी, क्या कर रहे हो? तब तक गोली की तेज चीख ने आसमान चीर दिया। एक एक करके 5 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से। फिर उसने अपने साथी सतवंत की तरफ देखते हुए चिल्लाया, फायर, जिसने दस्त का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी लगवाई थी। बेअंत की आवाज सुनकर सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक गन निकाली और पूरी मैगजीन खाली करके इंदिरा गांधी के शरीर को छलनी कर दिया। 25 सेकंड्स तक इन दोनों ने इंदिरा गांधी पर 33 गोलियां चला दी, जिसमें से उन्हें 30 गोलियां लगी। कुछ ही सेकंड्स में भारत की प्रधानमंत्री खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी।
और इसी के साथ भारतीय राजनीति ने अपने इतिहास का सबसे दर्दनाक मोड़ देखा। उधर घर में बैठी हुई सोनिया को पहले ये पटाखों की आवाज लगी, लेकिन फिर भाग दौड़ मचते ही वो भी अपनी सास के पास दौड़ी चली आई। श्रीमती इंदिरा गांधी की यह हालत देखकर सोनिया चीखते हुए रो पड़ी, लेकिन खुद को संभालते हुए वो गाड़ी में ही इंदिरा को 4 किलोमीटर दूर एम्स अस्पताल में ले गई, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने भार्गव अपनी किताब द वुमेन हु रन ऑल एम्स में लिखती हैं। एम्स के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद वेंटिलेटर ऑपरेटर एक युवा सिख था। जब उसे पता चला कि इंदिरा गांधी को सिखों ने गोली मारी है तो वो ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर लाना पड़ा। उधर इंदिरा गांधी को अस्पताल लेकर आई सोनिया गांधी का गाउन खून से भीग चुका था। राहुल गांधी और प्रियंका भी सोनिया गांधी के साथ एम्स आए थे, लेकिन बाद में उन दोनों को तेजी बच्चन के घर भेज दिया गया और सोनिया गांधी वही रही। सोनिया को अस्थमा का दौरा पड़ा था, फिर उन्हें दवा देकर ठीक किया गया। उन्हें ऑपरेशन थिएटर के बाहर वाले कमरे में बिठा दिया गया। उस वक्त राजीव गांधी कोलकाता में थे। खबर मिलते ही वो दिल्ली पहुंचे, जहां नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा ताकि देश की व्यवस्था न बिगड़े। मगर राजीव दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे, जहां सोनिया उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी राजीव ने सोनिया को बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया ने रोते हुए कहा, क्यों ना हम कहीं और चल ले, वरना वे तुम्हें भी मार देंगे। मगर राजीव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, वो मुझे वैसे भी मार देंगे। उसी शाम 6:45 पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, इसलिए पूरा देश खबरों के लिए अखबार, टीवी और रेडियो पर निर्भर था। दोपहर से हर तरफ ये बातें आग की तरफ फैल रही थी कि मैडम प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई। लेकिन देशवासी शाम 8 बजे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन पर समाचार आते हैं। शाम हुई, टीवी खुला, सामने सलमा थी। सलमा, जिनके कान के पीछे लगे गुलाब से भारत का हर शख्स उन्हें पहचानता था, लेकिन उस दिन गुलाब नहीं था और सलमा के बोलने से ही पहले हर कोई समझ चुका था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। तभी मायूसी भरी आवाज में सलमा बोली, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही। आज सुबह पीएम आवास के बाहर उनके ही गार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये खबर सुनते ही पूरे देश में करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। 3 नवंबर को जब इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा निकाली गई तो दिल्ली की सड़कों पर 35 लाख लोग इकट्ठा हुए। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले हत्यारों का क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1984 की सुबह ही गोली चलाने के बाद बेअंत सिंह वहीं मौके पर मारा गया, जबकि सतवंत सिंह को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अगली 3-4 दिनों में जांच एजेंसियों ने 2 और नामों को हिरासत में लिया, बेअंत सिंह का रिश्तेदार केहर सिंह और बलबीर सिंह, जिस पर साजिश रचने का आरोप था। चार्जशीट में कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत बदले की अग्नि में जलने लगा था। इसी बीच उसकी मुलाकात बलबीर सिंह से हुई। दोनों पीएम हाउस में तैनात थे और वहीं पंजाब के हालात पर बातें होती रहती थीं। तभी एक दिन पीएम आवास में एक पेड़ पर अचानक बाज आकर बैठा। सिख परंपरा में बाज को गुरु गोविंद सिंह का प्रतीक माना जाता है। बेअंत और बलबीर ने इसे गुरु का संदेश समझा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना ही होगा और यहीं से पीएम इंदिरा की हत्या की साजिश की शुरुआत हुई। खैर, पीएम इंदिरा की हत्या के बाद तलाश, पूछताछ, साक्ष्य जुटाने में लंबा समय लगा। अदालत ने सबसे पहले सुनवाई में मृत्युदंड की सजा सुनाई। 22 जनवरी 1986 को निचली अदालत ने सतवंत, केहर और बलबीर को फांसी की सजा दी, लेकिन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें चली। सुप्रीम कोर्ट ने बलबीर के विरुद्ध सबूतों को कमजोर ठहराया और उसे बरी कर दिया गया, जबकि सतवंत और केहर को फांसी की सजा दी गई। 6 जनवरी 1989 की सुबह दिल्ली तिहाड़ जेल में दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। तो मित्रों, अगर उस रोज इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई होती तो क्या आज भारत की राजनीति की तस्वीर कुछ और ही होती? और क्या वाकई में उन्हें अपनी हत्या का पूर्वाभास हो चुका था? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करके इसे हर भारतीय तक पहुंचाइए और भारत के इतिहास से जुड़े ऐसे ही सच्चे किस्से, कहानियां जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।